फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आर के साथ। कल हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो दो टॉपिक्स रह गए थे वो कवर किए थे, दैट इज प्राइस एंड कंडीशंस एंड वारंटीज। आज हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैज बिटवीन बायर एंड सेलर। सेक्शन 18 गुड्स मस्ट बी असर्टेन। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अनअसर्टेन गुड्स का, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब तक वो गुड्स है वो असर्टेन नहीं हो जाती है, दैट इज वो गुड्स अगर स्पेसिफाइड नहीं हो जाती है तब तक वो गुड्स जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। सेक्शन 19 प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। अब इसमें क्या है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके लिए, स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स के लिए, और वो प्रॉपर्टी वो पास होगी, ट्रांसफर होगी बायर को ऐसे टाइम पे जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, और कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन है उसमें जो इंटेंशन है पार्टीज की वो समझनी जरूरी है। अब इंटेंशन कैसे समझ सकते हैं हम, एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो टर्म्स मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट के उसमें, उसके हिसाब से दूसरा पार्टीज का क्या कंडक्ट है, तीसरा क्या सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व है उस केस में। अब इंटेंशन देखनी है पार्टीज की कि जो गुड्स है वो बाहर को कब जाएंगे, उसके पोजेशन में कब जाएंगे, ये रूल्स हम डिटरमिन करेंगे एज पर सेक्शंस 20 से 24। सो आइए अब इन सेक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 20 स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अब इसमें क्या है कि अगर कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्पेसिफिक गुड्स को लेके कि वो डिलीवरेबल स्टेट में है, तो वो प्रॉपर्टी चली जाएगी किसके पास, बाहर के पास। और ये फैक्ट मैटर नहीं करता है कि क्या जो पोस्टपोनमेंट है गुड्स की डिलीवरी की या पेमेंट की या दोनों की वो हुई है या नहीं हुई है। सेक्शन 22 स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। अब इसमें क्या है कि अगर सेलर ने कोई ऐसा काम करना है जिससे कि जो वो गुड्स हैं वो बायर के फेवर में जाए, दैट इज वो डिलीवरेबल स्टेट में हो जाए बायर के फेवर में, तो इसके बारे में बायर को नोटिस देना जरूरी होगा। सेक्शन 22 स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयरटू इन ऑर्डर टू अ सर्टेन प्राइस। अब इसमें क्या है कि अगर सेलर ने प्राइस डिटर्मिन करनी है गुड्स की, तो वो कैसे कर सकता है, वो उन गुड्स को वेट कर सकता है, उनको वो मेजर कर सकता है, उनको वो टेस्ट कर सकता है, या कोई भी ऐसा काम वो कर सकता है जिससे कि जो उन गुड्स की प्राइस है उसको वो डिटर्मिन कर सके, और इसके बारे में बायर को नोटिस देना जरूरी है। सेक्शन 23 सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन। अब इस सिचुएशन में क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स का, दैट इज फ्यूचर गुड्स का, और किसी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन की गुड्स का हुआ है कि जो ये गुड्स होंगी, दैट इज जो ये फ्यूचर गुड्स होंगी वो इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन की होंगी, और वो गुड्स जो है वो अब अगर डिलीवरेबल स्टेट में आ चुकी हैं और अनकंडीशनली उनकी अप्रोप्रिएशन हो चुकी है, कैसे, या तो सेलर द्वारा विद द असेंट ऑफ द बायर या बायर द्वारा विद द असेंट ऑफ द सेलर, तो वो गुड्स जो होंगी वो बायर को चली जाएंगी। अब ऐसी असेंट कैसे हो सकती है, या तो एक्सप्रेस हो सकती है, या वो इम्प्लाइड हो सकती है, या कॉन्ट्रैक्ट से पहले हो सकती है, या कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऐसी अप्रोप्रिएशन हो सकती है। अब ये टर्म अप्रोप्रिएशन क्या है ये हम कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसलिए हम अब डिटेल में उसके नहीं जाएंगे। इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है, डिलीवरी टू कैरियर। इसमें क्या है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्मेंस का, उसमें सेलर के बिहाफ पे कुछ सेलर ने कोई काम करना है, दैट इज उसने जो गुड्स हैं वो बायर को देनी है, वो कैसे दे सकता है, या तो बायर को वो खुद दे देगा, या किसी कैरियर को दे देगा, या किसी बेली को दे देगा। और अब ये इररिस्पेक्टिव इफेक्ट कि जो बेली बायर द्वारा अपॉइंट किया गया या नहीं किया गया है, या और किसी तरीके की ट्रांसमिशन जिससे कि जो वो गुड्स है वो बायर के पोजेशन में आ सके, और अगर वो अपना राइट जो राइट है उसको वो रिजर्व नहीं करता है उन गुड्स को डिस्पोजल का, तो ये क्या होगा, ये मान के चला जाएगा कि जो ये गुड्स है बायर के फेवर में वो अनकंडीशनली क्या हो चुकी हैं, अप्रोप्रिएट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 24 की,
गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो गुड्स हैं वो डिलीवर की गई हैं बायर को, कैसे, या तो अप्रूवल पे या सेल पे या रिटर्न पे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये मान के चला जाएगा कि बायर के पास जो गुड्स है वो डिलीवर हो चुकी है। कैसे, फॉलोइंग दो सिचुएशंस में, जहाँ पे कि जो बायर है उसने अपनी असेंट दे दी है कि ठीक है, या अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है किसको, सेलर को, कि ठीक है मैं ये गुड्स खरीदने को तैयार हूँ। या सेकेंडली उसने अपनी कोई एक्सेप्टेंस या असेंट नहीं दी है किसको, सेलर को, बट जो टाइम फिक्स था उसमें बायर को कहा गया था कि इस टाइम के अंदर अंदर आप बताओगे कि आपने जो गुड्स है उनको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। अब वो टाइम के एक्सपायर होने के बाद भी जो बायर है उसने सेलर को कुछ इंटीमेशन नहीं दी है, तो ये मान के चला जाएगा कि जो बायर है उसने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। सेक्शन 25, रिजर्वेशन ऑफ राइट और डिस्पोजल। अब इसमें क्या है कि जहाँ पे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है किसका, सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स का, या जहाँ पे कि जो गुड्स है उनको सब्सिक्वेंटली अपोर्शन किया गया है किसके, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो जो टर्म्स होंगी किसकी, या तो कॉन्ट्रैक्ट की या अप्रोप्रिएशन की, उससे जो सेलर है वो अपने राइट्स रिजर्व कर सकता है। और वो ये कंडीशन लगा सकता है बायर को, ये कह सकता है कि बायर जब तक जो सेलर ने कंडीशंस लगाई है उसको वो अगर पूरा नहीं करता है तब तक वो गुड्स जो होंगे वो बायर के पास नहीं जाएंगे। जहाँ पे कि जो गुड्स हैं अब वो जा रही है या तो बाय वे ऑफ शिप, या डिलीवर की गई हैं किसको, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को, या कैरेज को बाय रेलवे, एंड बिल ऑफ लेडिंग है या रेलवे रिसीट है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। एज द केस में भी जो ये गुड्स होंगी वो क्या होंगी, डिलीवरेबल स्टेट में होंगी किसके द्वारा, या तो सेलर द्वारा, या अगर सेलर ने कोई अपना एजेंट अपॉइंट किया उसके द्वारा। तो उस सिचुएशन में ये मान के चला जाएगा कि जो सेलर है उसने अपना जो राइट है गुड्स को डिस्पोज करने का, उसने अपना ये राइट जो है वो रिजर्व कर लिया है। अब अगर सेलर है उसने बायर को कहा है कि आप ये गुड्स की पेमेंट करो, प्लस उसने क्या दिया है साथ में, उसने दिए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसीट, कि आप इस पे भी जो मेरा खर्चा हुआ है अब तक ये गुड्स को पहुंचाने का वो आप मेरे को पे करो। बट जो बायर है वो ये बिल ऑफ लेडिंग वगैरह जो है वो अपने पास रख लेता है, दैट इज वो सेलर को वापस नहीं करता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब तक जो सेलर है वो बिल ऑफ लेडिंग वगैरह किसको, सेलर को वापस नहीं करता है, तो तब तक जो गुड्स होंगी वो बायर के पोजेशन में नहीं जाएंगी। सेक्शन 26, रिस्क प्राइमा फसाई पासेस विद द प्रॉपर्टी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर जो गुड्स है वो सेलर के रिस्क पे है, वो उसके रिस्क पे तब तक रहेंगे जब तक वो प्रॉपर्टी जो है वो बायर को नहीं ट्रांसफर हो जाती है। सिमिलरली अगर वो प्रॉपर्टी है वो अगर बायर को ट्रांसफर हो गई है तो उन गुड्स का जितना रिस्क था वो अब बायर के पास चला गया है। बट इसका एक प्रोवाइजो है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर जो डिलीवरी है वो डिले की गई है सेलर के फॉल्ट पे या बायर के फॉल्ट पे, तो उन गुड्स का जो रिस्क इन्वॉल्व है वो पर्सन बियर करेगा जिसने की फॉल्ट की है। इसका फर्दर एक प्रोवाइजो है, वो ये कहता है कि जो भी ड्यूटीज या जो भी ऑब्लिगेशंस है या तो बायर की या सेलर की एज टू द बेली ऑफ द गुड्स ऑफ द अदर पार्टी, तो ये सेक्शन उनके इन राइट्स या लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल की। सेक्शन 27, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। अब इस केस में क्या है कि एक ऐसा पर्सन है जो कि ओनर नहीं है उन गुड्स का, बट उसने वो गुड्स बेच दी है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो सेलर है उसका कोई वैलिड टाइटल नहीं होगा, दैट इज उसका टाइटल सेम होगा एज दैट ऑफ सेलर। और ऐसा कब होएगा, अगर ये प्रूव कर दिया जाता है कि जो ओनर है उसने एफर्ट्स किए थे कि जो सेलर है वो उसके गुड्स को ना बेच सके। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, अब सपोज एक पर्सन है वो अपने आप को ओनर कहता है उन गुड्स का, बट एक्चुअल में वो ओनर नहीं है उन गुड्स का, और वो या तो खुद गुड्स को बेच देता है या फिर वो मर्केंटाइल एजेंट जो है उसको वो ऑथराइज कर देता है कि आप वो गुड्स बेचो, और जो मर्केंटाइल एजेंट है वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए उन गुड्स को बेच देता है। तो इसमें क्या होगा कि जो बायर है वो
उन गुड्स को खरीद लेता है गुड फेथ में, और ये बात ज़रूरी है कि जब वो बायर उन गुड्स को खरीद रहा है तो उसको कोई नॉलेज नहीं है सेलर के डिफेक्टिव टाइटल के बारे में। इसको कहा जाता है, इस पे मैक्सिम अप्लाई होती है नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। ये मैक्सिम हमेशा पूछी जाती है प्री के टाइम पे कि कौन सा सेक्शन जो है वो ये इस मैक्सिम के बारे में बात करता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और इसको आप याद रखिए कि सेक्शन 27 डील करता है नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के मैक्सिम से। आगे चलते हैं सेक्शन 28 सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अब इसमें क्या है कि अगर सपोज कई ओनर्स हैं एक गुड के, और उसमें से एक ओनर जो है वो बाकियों की परमिशन लेके क्या देता है, अपनी वो गुड्स बेच देता है। तो उस सिचुएशन में क्या है, जो बायर है वो उन गुड्स को खरीद लेता है, बट ये बात ज़रूरी है कि जो बायर है वो गुड फेथ में एक्ट करे, और सेम चीज़ जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, एक तो वो गुड फेथ में एक्ट करे और उसको कोई नॉलेज ना हो किसके, सेलर के डिफेक्टिव टाइटल के बारे में। सेक्शन 29 सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है कि किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गुड्स हैं वो बेची गई हैं किसको, बायर को, और जो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंड नहीं हुआ है। तो उस सिचुएशन में क्या है, जो बायर है उसका गुड टाइटल बन जाएगा उन गुड्स के ऊपर। और अगेन सेम थिंग, उसके लिए ये बात ज़रूरी है प्रूव करने कि उसको वो अवेयर नहीं था किसके, सेलर के डिफेक्टिव टाइटल के बारे में। ये जो कंसेप्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, ये हमने सेक्शन 19 और 19A में कवर किया था जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था। तो अब वो हम दोबारा कवर डिटेल में उसके नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 30 की, सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक पर्सन है जिसने कि गुड्स बेच दी है, बट उसका पोजेशन, उन गुड्स का पोजेशन या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं टाइटल गुड्स का, उसका पोजेशन जो है वो अभी भी सेलर के पास है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब उसने, सेलर ने खुद ने या फिर जो कोई मर्केंटाइल एजेंट है जो कि उसने अपॉइंट किया कि आप उन गुड्स को बेच दो, और तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो ऐसा कर देते हैं तो तब क्या होगा, अगर बायर को इसकी प्रीवियस उसके बारे में नॉलेज नहीं है, सेल की प्रीवियस सेल की अगर उसको नॉलेज नहीं है, तो उसका सेम इफेक्ट होगा कि ओनर द्वारा ऑथराइज किया गया था उसको, किसको, सेलर को, कि वो अपने गुड्स जो है उसको वो बेच सकता है। दैट इज ओनर की कंसेंट से वो ये गुड्स जो है उसको वो बेच रहा है। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अब एक कोई ऐसा पर्सन है जिसने की गुड्स खरीदी है या उसने एग्री किया कि ठीक है मैं गुड्स खरीदने को तैयार हूं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई पर्सन, अब जो सेलर है उसने अब क्या किया है कि उसने वो गुड्स अब बेच दी हैं किसी दूसरी पर्सन को, दैट इज कोई बोनाफाइड बायर है, और वो बायर खरीद भी लेता है उन गुड्स को, बट वो जो गुड्स है वो अंडर लियन है। तो उसमें क्या मान के चला जाएगा, इसमें ये मान के चला जाएगा कि ऐसा जो लियन है या ऐसी जो सेल है वो एग्जिस्ट कभी करती ही नहीं थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।